हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम नावल अनाड़ी के एक न्यू एपिसोड शुरू करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई ऑडियो आपकी समाअतों तक पहुँच सके। शुरू करते हैं नावल अनाड़ी। मैंने कहा, अभी तो मेरी अकल इसका अहाता करने से कासिर है, ये बहुत बड़ा काम है, एक चैलेंज है तुम्हारे लिए। मैंने कहा था, ये हो सकता है कि तुम आज के 3.5 करोड़ अगले 10 बरसों में 10 गुना कर लो। सब तुम्हारी मेहनत और हिम्मत पर मुनहसर है और किस्मत पर। अम्मी ने कहा, वो तो है अम्मी, ये सब किस्मत ही तो मिला है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता, आपने मुझको कुछ नहीं बताया, राजा ने कुछ नहीं बताया। फ़ोन पर क्या बताते और कितना बताते। अब तुम खुद जाओगे तो देखोगे, मामलात का कंट्रोल संभालोगे तो सब समझ में आएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा, आप दुआ तो कर सकते हैं अब्बा जी के खुदा मुझे हिम्मत दे। आपकी दुआओं के तो फ़ैल ही सब हुआ है आज तक। मैंने घड़ी देखी कि तुम बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो। मैंने कहा, एक तो मुझे लंदन से किसी का फ़ोन का इंतज़ार है। अम्मी ने मानी खैर सवालिया नज़रों से अब्बा की तरफ देखा, मगर मुझे नहीं पूछा कि फ़ोन किसका है। इन्हें आयशा के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि फ़रियाल लंदन में है, और गालिबन ये शक भी करते थे कि मेरे अमेरिका से लंदन आके मुलाजमत इख्तियार करने की वजह भी वही है। मैंने कहा, राजा ने भी आने के लिए कहा था। अम्मी ने उठते हुए कहा, मैं नाश्ते को कुछ करूँ। आयशा की तरफ से मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। शोशी को मैंने 1 घंटा पहले फ़ोन किया था। मेरा ख्याल था कि आयशा के बाप से बात करके मुझे सूरत हाल से मुतला करने में इसे 10 मिनट लगेंगे। इसमें कुछ ताख़ीर के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। क्या पता लॉर्ड एर्नेस्ट कहाँ हो, वो किसी मीटिंग में शरीक हो जहाँ वो कॉल न रिसीव कर सकता हो, या इसका सेलफोन बंद हो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी परेशानी बढ़ रही थी। यकलक मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी हो गया था कि मुझे आयशा की खैरियत मालूम हो। अब्बा से गुफ्तगू के दौरान ये मुमकिन नहीं था कि मैं फिर सोशी से बात करने के लिए लंदन का कॉल बुक करवाऊँ। तबीयत की कसलमंदी दूर करने के लिए मैंने गुस्ल की और कपड़े बदलकर नाश्ते के दस्तरखान पर पहुँच गया, जहाँ अब बारी बारी सब उठकर आ रहे थे। बातों का एक ख़त्म ना होने वाला सिलसिला था, जिसका ताल्लुक लंदन में मेरे क़याम के बारे में सवालात से शुरू होकर मेरे मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर ख़त्म हो जाता था। सारा ख़ानदान एक खुशगवार सनसनीखेज़ी में मुब्तला था। मुझे अंदाज़ा था कि रात को मेरे खैर मकदम के लिए पहुंचने वालों के जज्बात क्या होंगे। इनकी अक्सरियत हसद की आग में जल रही होगी। वलायत में मेरी आला तालीम ही कम न थी कि किस्मत ने मेरे नाम करोड़ों की लॉटरी निकाल दी। माँ बाप का इकलौता बेटा ही मैं सबका मालिक था। ताहम वो सब जो घर में थे और दस्तरखान पर मौजूद थे, इनके खलूस और खैर ख्वाही के जज्बात पर शक नहीं किया जा सकता था। नज़ीर चचा का बड़ा बेटा, जिसे अमेरिका जाने का जनून था, सबसे ज़्यादा सवालात करता रहा। यूँ लगता था जैसे वह बहुत पुरुम्मीद है कि मैं इसे अपनी तरक्याती मंसूबों में ज़रूर शरीक करूँगा, और फिर शायद इसे अमेरिका जाने की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो मुझे बार बार हर तरह ताउन का यकीन दिला रहा था। खालू अनायत का बेटा कुछ शर्मिला और कमगो था। इसकी भरपूर वकालत खुद खालू कार फरमा रहे थे। ये एक ख्वाहिश का फितरी रद्दअमल था कि मेरी तरक्की में गैरों से ज़्यादा अपनों की शराफत हो और खुशहाली का दरिया ख़ानदान को सबसे ज़्यादा सैराब करे। जैसा कि आमतौर पर होता है, मेरे बारे में भी ख़ानदान वालों की राय बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बचपन में मुझे गोल गप्पा कहा जाता था, क्योंकि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सेहतमंद था। तालीम में मेरा रिकॉर्ड कभी काबिल रश्क ना था, और मैं खेल कूद, बुजुर्गों की खिदमत और कामकाज, चालाकी और बदमाशी में भी दूसरों से पीछे था। जब मैं पार्टी पॉलिटिक्स में पड़ गया तो मज़ीद बदनाम हुआ। सैर मेरा मुस्तकबिल रोशन तो किसी को भी खबर नज़र नहीं आया था। फिर बाकायदा तारीख नज़र आने लगा। लोग अब्बा की बदकिस्मती पर अफसोस करने लगे। एक अंडा, वो भी गंदा। 8 साल बाद सूरत हाल ड्रामाई तौर पर बदल गई, पर तब्दीली मौजूदी थी। आज मेरे पास आला तालीमी डिग्री थी, और कोई ये नहीं कह सकता था कि मैंने नकल करके ली है। अमेरिका और बरतानिया में क़याम के दौरान मेरा रंग और रूप बदल गया था। मेरी सेहत अच्छी हो गई थी। बाकायदगी से जॉगिंग करने और जिम्नाजियम करने से मेरा जिस्म मुतनासिब और मजबूत हो गया था। मेरा लिबास और मेरे अंदाज़ व अतवार सब में नफासत आ गई थी, और मेरी खुद एतमादी हैरानकुन थी। रही सही कसर 3.5 करोड़ की लॉटरी ने पूरी कर दी थी। अब मैं एक VIP था। मुझसे कुर्बत जताने वाले भी यकीन से नहीं कह सकते थे कि मेरी नज़र में से इनकी अहमियत क्या होगी। मैं कामयाबी की शाहराह पर आगे बढ़ूँगा तो पलट के इन गरीब रिश्तेदारों की तरफ देखूँगा या नहीं, किसी को अहमियत दूँगा या दौलतमंदी के नए रिश्ते वहाँ इस्तवार करूँगा जहाँ मेरे हम मर्तबा लोग होंगे। मैं नाश्ता कर ही रहा था कि अंदर फ़ोन की घंटी बजी, और मेरी अमजाद ने, जो करीब ही मौजूद थी, रिसीवर उठा लिया। कोई लड़की है, सूसी या भूसी, आपको लंदन से याद कर रही है। वो बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट के साथ रिसीवर लहराने लगी। कहती है, रूफ़ी को बुला दो। रूफ़ी एंड भूसी। लोग हंसने लगे। खालू अनायत ने कहा, भाई लूसी होगी, वो आता था ना लूसी शो। अमजाद ने रिसीवर मुझे थमाया। बहुत उदास लगती है भूसी लूसी। मैंने कहा, भूसी तुम्हारे दिमाग में है। और फिर रिसीवर में यूँ कहा कि सब सुन लें। यस सुशी। सुशी ने कहा, सॉरी तुम्हें इतनी देर के बाद बता रही हूँ, दरअसल पहले मेरा राब्ता नहीं हो रहा था। मैंने को कोई बात नहीं, सब ठीक है ना। अभी मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती। इसका बाप तो गया हुआ है फ्रैंकफर्ट, इसे कुछ पता नहीं। मैंने एक और ज़रिया इस्तेमाल किया, इससे इतना कंफर्म हो गया कि वो घर में नहीं है। फिर कहाँ है, क्या पता किसी हॉस्पिटल में ही हो। मैं चेक करके बताऊँगी। शाम तक
साम भी आ जाएगा। वो लॉर्ड अर्नेस्ट को साम कहती थी, इसका नाम सैमुअल अर्नेस्ट था। मैंने कहा मुझे तशवीश रहेगी, आई नो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं। ये तुम मेरी तसल्ली के लिए कह रही हो? वो बोली नहीं, दरअसल मैंने सीलिया से पूछा था, दफ्तर की बात मैं अक्सर आयशा से घर पर कर लेती हूँ। आयशा हॉस्पिटल में होती तो सीलिया मुझे ज़रूर बताती। इसने सरसरी अंदाज में कह दिया कि वो घर में नहीं है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि वो कहाँ मिलेगी या कब वापस आएगी। ये मुझे ज़रा अजीब लगा। आयशा का फ़ोन बंद है। मैंने कहा थैंक्स, मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल किसी और से मैं बात करना नहीं चाहता। सबके पुरतजस्सुस चेहरों पर लिखे हुए सवाल का जवाब देने के लिए मैंने कहा सुशी जापानी है। मैं जिस कंपनी में था ये वहाँ मार्केटिंग के शोबे की डायरेक्टर थी और मेरी बॉस थी। लेकिन ऐसे मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं, इसकी शादी हो चुकी है कुछ अरसे पहले। नाश्ते के बाद मुझे नींद आने लगी क्योंकि लंदन में रात के 3 बज चुके थे और मेरा जिस्म अभी तक पुराने निज़ाम और औकात की पाबंदी कर रहा था। वहाँ मैं अमूमन 12-1 बजे सो जाता था। मैंने अपनी मजबूरी बता के सबसे माजरत की और सोने चला गया। लेकिन अभी मैं 2 घंटे ही सो पाया था कि जैसे क़यामत आ गई। राजा ने लात मार के दरवाज़ा खोला और अंदर आके चिल्लाने लगा, मुर्दे उठ जा या तेरे कानों में सूरह इसराफील फूंकूं। फिर इसने टांग पकड़ के मुझे घसीट लिया। मैं आंखें मलते हुए उठा, ख़त्म हो गया तेरा ड्रामा। राजा मुझसे गले मिलने एक कुर्सी पर बैठ गया। ड्रामा चल रहे हैं फीके पुत्र, जैसे तेरे चल रहे हैं। हर चैनल पर ड्रामा चल रहा है। क्या बात है, तू गोरा हो रहा है? मैंने आजी से कहा, बस यार, मुझे खुदा ने हुस्न की दौलत से माला माल किया है और तुझे कंगाल रखा है। ये गोरियों की सोहबत का नतीजा है। अगरचे लफ्ज़ काबिल एतराज़ इस्तेमाल किए हैं तूने, मगर ऐसा तो होता है। खरबूजी को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है तो क्यों मोटा हो रहा है? इसने कहा, डाइटिंग की वजह से। शहनाज सख्त परेशान है, तेरे वज़न में इजाफे से नहीं, डाइटिंग के नताइज से। वो हर हफ्ते मुझे एक चार्ट बना के देती है, पीर से सेंचर तक मुझे क्या कर नहीं खाना। मैं बतौर ख़ास वही सब खाता हूँ। गालिबन मेरे ज़मीर पर बोझ बढ़ रहा है। मैंने इससे इत्तेफाक किया और तेरे गुनाहों का अभी तो बैठ 2 मिनट में तैयार हो जाऊँ, चाय पिएगा। चाय वो तेरी अमजाद राबिया ला रही है, बड़ी मोहब्बत है। इसने दांत निकाले, आज तो स्टार प्लस लग रही है बिल्कुल। मैंने कहा महाराजा, इसके साथ भी तूने कोई सीरियल तो शुरू नहीं कर दिया? हो सकता है क्योंकि वह सिद्के दिल से चाहती है, लेकिन कोई पुराना सीरियल ख़त्म तो हो। अभी तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। अच्छा बेटे, अभी बताता हूँ शहनाज को, तो इसे धोखा दे रहा है। मैंने कहा, राजा ने कहा भरी, ये दुनिया का एक धोखा है फ़िक्के पुत्र। यहाँ जो है सब धोखा है, नज़र का धोखा, अकल का धोखा। किसी दिन शहनाज धोखे से तुझे कोई इंजेक्शन ऐसा लगा देगी कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और तू कैसे आया है अपनी इस दूसरी जंग अजीम वाली फट पड़ी पर, जो तू मौत के कुएं में चलाता था? नहीं यार, शहनाज से गाड़ी मांग के लाया हूँ कि रफ़ीक को लेकर आता हूँ। गोया अब पहले वहाँ हाज़िरी लगानी होगी। इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो झूठ बोला था गाड़ी के लिए। वहाँ गए तो खोल लेकर रजिस्टर शिकायत। चलते हैं प्रेस क्लब, वहाँ इस वक्त कोई नहीं होगा। दोपहर को तो मेरे आज़ाद में ज़ोहराना देगा शेरेटन में। हम प्रेस क्लब जा बैठे। मैंने रास्ते में अपने सेल फ़ोन के लिए एक सिम खरीदी और 2000 वाला कार्ड लोड करके मुतमईन हो गया कि अब मैं बेराब्ता नहीं रहा। इधर उधर बातों के बाद मैंने असल मौजू छेड़िया। राजा, तूने कभी नहीं बताया कि साल भर से यहाँ क्या चक्कर चल रहा है? तुझे सब मालूम था। तूने ही अब्बा को बशारत फ़ारूकी की फ़र्म के बारे में बताया था? बताया तो था, वो सर खुजा के बोला, लेकिन इसके बाद मेरी किसी से बात ही नहीं हुई। वो फ़ारूकी कोई मेरा दोस्त तो थोड़ी है, मेरा क्लास फेलो था 10 साल पहले। ये मुझे मालूम था कि क्या करता है और आदमी बहरहाल भरोसे का था। जब तेरा फ़ोन आया तो इससे कुछ दिन पहले ही अंकल ने मुझे तलब किया था। इनसे तफसील पता चली। अब्बा ने आज मुझे सब बताया। कैसी अजीब बात है, बिल्कुल अफसानों, फिल्मों और नावलों वाली। किसी को ख़जाने का नक्शा मिल गया, किसी का ला दिलदार रिश्ते वाला करोड़ों छोड़ के मर गया, फ़कीर हो गए रातों रात शहज़ादे। मुझे अभी तक यकीन नहीं आता। मुझे बशारत फ़ारूकी ने पूरी स्टोरी सुनाई तो मुझे भी चक्कर आ गए थे। सच तो यह है कि फ़िक्के पुत्र के हसद की आग में जल के कोयला हो गया था मैं। अपने कमीने दोस्त को माफ़ कर दे, इसने गुलूकेर लहजा बना लिया। मैंने तो तसल्ली दी, मैं जानता हूँ तेरी फितरत को राजा, दुखी मत हो। कुत्ता अगर माफ़ी मांगे कि वो भौंकता है। राजा ने अफसोस से सर हिलाया। कैसी नाइंसाफ़ी की बात है कि राजा मेरा नाम है और ख़जाने के मालिक हैं कंगले। मैंने कहा, तूने देखी है वो जगह, मेरा महंगम पैलेस और शाही जागीर? देखी है, अंकल मुझे साथ ले गए थे। कैसी जगह है? जगह ऐसी ही है, वो सोच के बोला, जैसे कोई पहाड़ जिसमें सोने की कान हो या ज़मीन जिसके नीचे तेल हो। निकालने वाले की अहमियत निकालने वाले की हिम्मत पर है और मेहनत पर, किस्मत पर नहीं। नहीं, किस्मत का खेल तो सामने आ गया। तेरी किस्मत पर कौन शक कर सकता है? आगे तेरा काम है, चाहे तू कुछ ना कर, सब बेच के माल समेट और लंबी तान के सो जा। ज़िंदगी फरागत बल्कि अयासी से गुजर जाएगी। ये चैलेंज कबूल कर ले, तेरे पास वक्त है, मौक़े हैं और सलाहियत है। मैंने कहा, यहाँ आने से पहले मैं बेयकीनी का शिकार था और अब इसने मुझे गौर से देखा। मैं चैलेंज कबूल कर चुका हूँ। इसने मुझसे हाथ मिलाया। मुझे तो पता था और मैंने कल से भी अंकल से भी कहा था कि बस अब वो बेफिक्र हो जाएं। रफ़ीक को मैं जानता हूँ, वो महम जो वो ख़तरात पसंद है। वो हंसने लगे कि मैं भी तो जानता हूँ, आखिर मेरा बेटा है। मैंने कहा, अक्सर वालिदैन ऐसा ही समझते हैं, इस खुशफहमी का शिकार होते हैं कि इन्होंने पैदा किया और परवरिश करके इतना बड़ा किया तो अपनी औलाद को समझते हैं।
हाँ यार, मेरे अब्बा भी समझते थे कि सलाहियत मौरसी होती है और मैं डॉक्टर ज़रूर बनूंगा। मैंने इन्हें बहुत मायूस किया, रो पीट के 3rd डिवीज़न ली, 3rd क्लास 3rd डिग्री, मुझे दाखिला ही नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में, तो मैं सहाफ़ी बन गया। इन्हें सहाफ़त और अदब के जरासीम मुझ में कभी नज़र ना आए। गालिबन यही जनरेशन गैप होता है, मैंने कहा। दोपहर के बाद राजा ने एक मुर्गा फांस लिया। इसके मोबाइल पर कोई कॉल आई, अंदर सिग्नल ख़राब था। वो बाहर गया और 5 मिनट बाद आया तो मुझसे हाथ मिला के बोला, फ़िक्के तेरे पैसे बच गए और अपना भी कुछ दाल दलिया हो गया, चल उठ पीसी चलते हैं। मैंने रास्ते में लंदन कॉल की, आयशा का फ़ोन बंद था। सोशी इस वक्त ऑफिस पहुंची थी। इसने कहा, शाम से मेरी अभी अभी बात हुई है। वो कुछ अपसेट था बेटी के मामले में, कह रहा था कि इसका कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मतलब? वो गायब है, घर से कल रात चली गई थी मगर फिर रब्ता नहीं किया। इसके दोस्त भी कुछ नहीं जानते या बता नहीं रहे हैं। जैसे ही कुछ मालूम हुआ मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, सोशी ने कहा। फरियाल का फ़ोन भी बंद था, जिसका एक मतलब ये भी हो सकता था कि सफदर सुल्तान वहाँ मौजूद है। अपनी बीवी को ठिकाने लगाने के बाद वो लापता था, ताहम इसके लंदन में होने की तस्दीक नहीं हुई थी। ताहम ये हो सकता था कि इसने किसी दूसरे नाम के पासपोर्ट से सफ़र किया हो। फरियाल आम तौर पर देर तक नहीं सोती थी। लंच पर मधु करने वाला मनशियात के ख़िलाफ़ कोई NGO चलाता था। बहुत से अय्यार और मकार लोगों ने इसे नेक नामी लो पैसा कमाने का ज़रिया बना लिया था। इसने लंच कराने के अलावा इसे अपने सफ़र हज के मुशाहिदात और तासुरात पर मबनी एक किताब भी पेश की, जिसका मुसन्निफ वो ख़ुद था। ये छप कर आ गई है। मैंने सोचा आप मुलाहिज़ा फरमा लें और जितनी कापियाँ दरकार हों मुझे बता दीजिएगा, सो तो मैं कल ही भिजवा दूंगा। इसने जाते हुए हाथ मिला के कहा। इसके जाते ही राजा ने ब्राउन पेपर के लिफाफे से किताब निकाली। किताब के दरमियान एक और सादा लिफाफा था, जिसमें 50,000 का बैरर चेक था। देख फ़िक्के पुत्र, ज़मीर फरोशी की इतनी कम कीमत मिल रही है मुझे। इस किताब का मुसन्निफ मैं हूँ, नाम इस बदमाश का है। मैंने हैरानी से कहा, तू खोसट राइटर भी बन गया? पैसे के लिए जो कुछ इस मुल्क में मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले कर रहे हैं, ये इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। इसने कहा, मैंने इस मुल्क के सादा लो आवाम को और सरकारी ख़जाने को नहीं लूटा। मुझे लिखना आता है, मैंने किताब पर मेहनत की थी, ये मेरी हक हलाल की कमाई है। मैंने कहा, तेरे असूल और नज़रियात सब बदल गए हैं। ये दुनिया और ये कायनात जब से बनी है हर लम्हा बदल रही है। इसने किसी फ़लसफ़ी की तरह फरमाया। सब बात एक तग़य्युर है ज़माने में, ये अलामा साहब ने फरमाया था। इस हकीकत को समझ फ़िके पुत्र और हैरान होना छोड़ दे। तू बता, तेरे मामलात कैसे चल रहे हैं? मैंने बड़े दुख से सर हिलाया। मुहावरे के बरक्स 2 मुर्गियों में मुल्ला हराम हो रहा है, हालांकि मुल्ला अनाड़ी नहीं है। इसने गाड़ी को शहनाज के क्लिनिक पर रोक दिया। सब मुहावरे उलट गए हैं। अब चिराग तले नहीं, ऊपर अंधेरा होता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। ऐसा तो फिल्मों के अलावा ज़िंदगी में भी होता ही रहता है। हालात को वक्त के धारे पर छोड़ देना चाहिए, बिलाखिर सब ठीक हो जाता है। नहीं यार, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इसमें ख़राबी क्या है। यार, 2 लड़कियां मरती हैं तुझ पर, एक देसी एक वलैती। एक तुझे ज़रूर मिलेगी, दूसरी का हो जाएगा कोई ना कोई डिस्पोजल। हो सकता है दोनों को तेरी मंकूहा कहलाने का एजाज़ हासिल हो। क्या हर्ज है इसमें भी? ज़िंदगी की गाड़ी 2 पहियों पर चलती है, 3 पर रक्षा चलता है कि नहीं? बस ज़रा शोर ज़्यादा होता है। महाराजा, मैंने कहा, सीरियस हो जा वरना मैं हाथ मार दूंगा। ओके, गौर करेंगे तेरे मसले पर भी। अभी शहनाज को मत बताना कि मुझे 50,000 का चेक मिला है। ये बड़ी अजीब बात थी। सारे ज़माने में चक्कर चलाने वाला ज़हीन और फ़तीन, बल्कि चालाक और मक्कार, ज़माना साज और मामला फ़हम राजा शहनाज से डरता था। वो एक बेबाक सहाफ़ी रात मोल लेकर रिपोर्टिंग करता था और अंदर के रात अफशा करने के चक्कर में बार बार अपने दुश्मनों के रेशा दरानियों को शिकार भी हो जाता था। इसकी पिटाई तो कई बार हुई। एक बार किसी वज़ीर साहब ने अपने खिलाफ करप्शन के सबूत मंजरेआम पर लाने के जुर्म में राजा पर कातिलाना हमला भी कराया, लेकिन इसमें शहनाज के सामने भीगी बिल्ली बना देखता था तो मुझे हैरानी होती थी। पहले मैं समझता था कि वह शहनाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए अदाकारी करता है, जैसे बाहर दूसरी लड़कियों पर डोरे डालने के लिए करता था, मगर यह हकीकत थी। शहनाज इसकी कज़न थी। वो मेडिकल फाइनल ईयर में थी जब राजा पर अचानक इसके इश्क वायरस का शदीद हमला हुआ। इससे पहले वह शहनाज से दूर भागता था। ये कहा जा सकता है कुदरत ने हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। मौत ज़िंदगी की तरह इश्क का टाइम टेबल इंसान नहीं बना सकता। शहनाज एक आम सी लड़की थी। मेरे नुक्ता नज़र से वो बहुत ही खूबसूरत नहीं थी। दुबली पतली और सांवली, कद में राजा से 2 इंच ज़्यादा, उम्र में राजा से 2 साल बड़ी। इसकी सूरत के नकुश तीखे थे, आंखें बड़ी बड़ी थीं और बाल हैरत अंगेज़ हद तक लंबे थे, मगर इसकी शख्सियत सबसे बड़ी दिलफरेबी इसकी मुस्कुराहट थी। दामी पुरखलूस और मेहरबान, एतमाद जगाने वाली और हकीकी। वो खटकते लहजे में बात करती थी और इसे कपड़े पहनने का सलीका था। 3 साल से राजा के शहर में गिरफ्तार था और इससे शादी करना चाहता था। रुकावट डालने वाला कोई नहीं था। खुद शहनाज ने राजा के सामने कुछ शराइत रख दी थी। राजा के अल्फाज में वो कहती थी कि तुमसे शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती, पहले तुम सुधर जाओ। और अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद राजा सुधरने में नाकाम था। हम लाउंज में बैठे ही थे कि शहनाज आ गई। बड़ा इंतज़ार कराया आपने रफ़ीक भाई? मैं तो सुबह से इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा हाँ, मगर राजा ने कहा कि मुश्किल से गाड़ी मिली है, पहले कुछ आवारागर्दी कर लें फिर आराम से चलेंगे। राजा ने मुझे घूरा। ये मुझे लंच पर ले गया था।
झूठ मत बोल राजा, लंच तो इस मनशियात फरोश ने कराया है हमें पीसी में, जिसने तुझे 50,000 दिए थे। 50,000 दिए हैं? किस बात के? शहनाज ने कहा, तुम क्या इसके लिए काम करने लगे हो? राजा ने बरहमी से कहा, ये बकवास करता है। मैंने कहा, बकवास क्या, चेक इसकी जेब में है। शहनाज ने हाथ आगे बढ़ाया, राजा चेक दो मुझे। राजा ने बड़ी फर्माबरदारी से चेक शहनाज को देकर मुझ पर एक खून आशाम निगाह डाली। उल्लू के पट्टे। शहनाज ने चेक को गौर से देखा, फिर इसके 2 टुकड़े कर दिए। तुम इतने गिर गए हो, मुझे यकीन नहीं आता। राजा ने सर पकड़ लिया, ये तुमने क्या किया? शहनाज ने, इसने ऐसा कोई काम नहीं किया, मुझसे पूछा तो होता। मैंने कहा, मैं बताता हूँ तुमने क्या किया। शहनाज, इसने सफ़र हज लिखा है। एक मनशियात के स्मगलर के नाम से वो किताब शाया हुई है, जिसने कभी उम्रा तक नहीं किया, नेक नीयत से। राजा ने दूसरों के सफ़रनामे देख के सब कुछ लिख दिया। शहनाज के सामने राजा की वही हालत थी जो थानेदार के सामने मुबैना मुल्ज़िम की होती है। मगर इससे पहले कि शहनाज कुछ कहती, राजा अपनी सफाई पेश करता। मेरा सेलफोन बजने लगा। मैंने CLI पर देखा तो ये सोशी का नंबर था। मेरे हसास जवाब देने लगे। इसने कहा, रफ़ीक तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है। मैंने परेशान होकर कहा, आयशा तो ठीक है। आई एम सॉरी, सोशी बोली। मुझे इसकी आवाज़ बहुत दर्द जाती महसूस होती, किसी बाज़गश की तरह जो पहाड़ों के दरमियान भटकती हुई अपना वजूद भी गुम कर देती है और सन्नाटे में दफन हो जाती है। मैंने ख़ुद को ज़हनी तौर पर बदतरीन जज्बाती सदमे के लिए तैयार कर लिया। चंद सेकंड के पुरअज़ार लम्हों से इस वक्फे में खुद ही एहसास की अदालत ने मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी थी। आयशा के कातिल तुम हो। तुम अगर चाहते तो वो ज़िंदा रह सकती थी, मगर तुमने इसे मरने दिया। तुमने इसे ठुकरा दिया, ये जानते हुए भी कि इस जज्बाती बहरान के बाद वो ज़िंदा ना रह सकेगी। और तुमने देखा कि इसने अपनी जान ले ली, सिर्फ तुम्हारी वजह से। चंद सेकंड के इस पुरअज़ार वक्फे में मेरे तसव्वुर ने मुझे सब दहशतनाक मनाज़िर दिखा दिए थे, जो हंसती मुस्कुराती मुतहर्रक और तवाना हुस्न और रानाई के एहसास से मामूर ज़िंदगी की तस्वीर नज़र आने वाली आयशा की मौत से मंसूब थे। फिर मैंने दिल को मजबूत किया और कहा, सोशी तुम खामोश क्यों हो? क्या वो मर गई है? अगर इसने खुदकुशी कर ली है तो मुझे बताओ। खुदकुशी? और नो, खुदा न करे ऐसा मत कहो। रफ़ीक चेयर अप, हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं। सोशी ने हौसला अफजा लहजे में कहा, मैंने महसूस किया जैसे मेरे वजूद को दबाने वाली भारी चट्टान हट गई है और अब मैंने सांस ले सकता हूँ। फिर क्या हुआ है? सोशी ने कहा, कुछ नहीं। दरअसल आयशा को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। गिरफ़्तार कर लिया था? मगर क्यों? सोशी ने कहा, इसकी अपनी माँ से लड़ाई हुई थी, बस इसके बाद वो घर से चली गई और लौट के नहीं आई। माँ का ख्याल था वो किसी दोस्त के साथ होगी। इसने हर जगह मालूम किया, फिर आखिर किसी ने इसे बता दिया कि आयशा एक हॉस्टल में चली गई है। वो सख्त परेशान हुई क्योंकि वो हॉस्टल बहुत ख़राब जगह है। वहाँ का माहौल इंतहाई गैर शरीफाना है। वहाँ ज़माने भर के बिगड़े हुए लोफर और जराइम पेशा रहते हैं, ज़्यादातर स्याफ़ाम हैं। मैंने कहा, ये सब तुम कैसे जानती हो? मैंने आयशा की माँ से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन एक तो वो बेटी की वजह से अपसेट थी, दूसरे वो कुछ फितरी तौर पर बद दिमाग और बदजुबान औरत है। मुझ पर बरस पड़ी कि तुम कब परेशान हो रही हो। वो खुद चला गया तो हम भी अभी तक मुसीबत में हैं। तुम क्या इसकी एजेंट हो? क्या मकसद है आखिर इस इंक्वायरी का? मैं क्या कहती? मैंने फिर इससे बात नहीं की। मैंने आयशा के बाप से पूछा। बेचारा बेटी के लिए बहुत दुखी था। इसने कहा कि वो ज़ाती ज़मानत पर आयशा की रिहाई के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा है। सोची, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आखिर पुलिस को आयशा के इस हॉस्टल में रहने से क्या परेशानी लाहक थी? वो खुद मुख्तार है, जहाँ चाहे रहे। क्या पुलिस ने लेडी सेलिसा एर्नेस्ट के दबाव पर इसे वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया? नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? दरअसल कल रात को वो किसी नाइट क्लब में थी, वो भी इंतहाई गैर शरीफाना और किसी हद तक गैर महफूज इलाके में है, और वहाँ भी ज़्यादातर काले ही जाते हैं। तुम खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि आयशा जैसी लड़की इस माहौल में कितनी मिसफिट होगी। खैर, आधी रात के बाद वो किसी काले के साथ निकली। इनके पास एक पुरानी बगैर छत वाली गाड़ी थी। एक काला इसे चला रहा था और इसके साथ कोई काली लड़की बैठी थी जिसे शराब पिला रही थी। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार किया तो एक चर्च के सामने खड़े एक फहश गाना गा रहे थे। तुमने सुना होगा, लो ऑन द रोड। पीछे वाली सीट पर आयशा एक और सरमुंडे हबशी नौजवान के साथ खड़ी थी। इनके लिबास नामुकम्मल थे और कार चलाने वाले के बारे में पुलिस का बयान था कि इसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। जब इसे उतारा गया तो पता चला, ओ माय गॉड, क्या आयशा भी शराब के नशे में धुत थी? मैंने बड़े दुख से पूछा। नहीं रफ़ीक, इसने ड्रग्स ली थी, हीरोइन। लेकिन तुम तो जानते हो इसकी आदी नहीं है। आदी नहीं है तो हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि खुद को एहसास जुर्म की अजियत से कैसे दूर रखूं। ये सब बहरहाल मेरी वजह से हुआ है। अगर इसने खुद को तबाह कर लिया तो खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। सोशी, मुझे बताओ मैं क्या करूं? इसने हमदर्दाना लहजे में कहा। रफ़ीक, टेक इट ईजी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। ऐसा होता है सोशी, फरिश्ता जब बगावत करता है तो शैतान बन जाता है। इसने कहा, मैं समझती हूँ कि आयशा की इस हालत के ज़िम्मेदार तुमसे ज़्यादा इसकी माँ है। इस बेवकूफ़ औरत को समझना चाहिए था कि इसकी बेटी एक जज्बाती सदमे से गुजर रही है, शौक की कैफियत में है। आयशा को एक हमदर्द माँ की आगोश की ज़रूरत थी, किसी गमसार दोस्त की ज़रूरत थी, किसी सख्त गिर निगरान की नहीं जो इसको लान तान करे। इसका बाप मौजूद होता तो ऐसी सूरत हाल पैदा ना होती। तुम जानते हो वो कितना माकूल आदमी है। इसने मुझे यकीन दिलाया कि वो सब ठीक कर लेगी। आयशा भी बाप पर बहुत भरोसा करती है।
मेरी तो समझ में नहीं आता रफ़ीक, इन दोनों ने इतने साल कैसे गुजार लिए। सेलिसा ने और सामने ज़मीन आसमान का फ़र्क है मियाँ बीवी की फितरत में। सेलिसा और तो लॉर्ड एर्नेस्ट से शादी करके लेडी सेलिसा एर्नेस्ट बन गई, मगर लॉर्ड एर्नेस्ट को क्या मिला? मैं इसकी कुव्वत बर्दाश्त की भी दाद देती हूँ। कोई और सेलिसिया के साथ गुजारा नहीं कर सकता था। मैंने कहा वो रोमन कैथोलिक है, तलाक मुमकिन नहीं थी, इसलिए गुजारा करना पड़ रहा था। नुकसान तो हो रहा था आयशा को, वो कितनी ज़हीन और पुरएतमाद लड़की है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे। आयशा एक बाहिम्मत और मजबूत किरदार की मालिक है। ये जो वक्ती रद्द अमल है ये बिल्कुल नॉर्मल है। शायद इसकी जगह मैं होती तो ऐसे ही करती। तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूँगी। प्लीज़ मुझे सूरत हाल से बाखबर रखना, मैं तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। और देखो, मौका मिले बात करने का तो इस जज्बाती लड़की को भी समझाना, वो तुम्हारी इज़्ज़त करती है भाई। हाय, जब मैं लौट के अंदर गया तो मेरे दिल में एहसास जुर्म की खलिश थी, जैसे अकल की ये दलील नहीं मिटा सकती थी कि 7 समंदर पार एक आकिल व बालिग लड़की अपनी ज़िंदगी के सारे फ़ैसलों में अपने इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करती है। इससे मुझे सरोकार नहीं होना चाहिए था। मैं ये तस्लीम करने पर मजबूर था कि ऐसा नहीं है और मैं आयशा से लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। अंदर शहनाज का इस्लाही लेक्चर चल रहा था। राजा एक नंबर का ढीठ और बड़ा अच्छा एक्टर था। शहनाज से इख्तलाफ करना था और ना ही बहस। इसके नज़दीक जान छुड़ाने का ये बेज़रर तरीका था कि सुनते जाओ और सर हिलाते जाओ। अच्छा जी, आप कहती हैं तो ठीक है, आप कहती हैं तो गलत है तो गलत है। वो कहता था कि शहनाज को बोलने की आदत है और मुझे सुनने की आदत पड़ गई है। जब वो बोल बोल के थक जाती है तो बात ख़त्म हो जाती है। मुझे देखते ही शहनाज ने कहा, रफ़ीक भाई आप बताइए, क्या जो राजा ने किया ठीक है? मैंने कहा, इसने ज़िंदगी में एक ही काम ठीक किया था कि तुम्हें अपने लिए पसंद किया। आकबत सुधर गई इसकी। वो कुछ शर्माई। अब ये कहता है कि पैसा जायज़ और नाजायज़ नहीं, सिर्फ पैसा होता है। धन काला होता है ना सफ़ेद, बस धन होता है। राजा ने दबा दबा एहतजाज किया। मैंने कहा था कि लोग ऐसा समझते हैं, फिर तुमने इस हेरोइन स्मगलर का पैसा क्यों लिया? यार शहनाज, मैंने इतनी मेहनत की थी, एक किताब लिखी थी, इसने जो कुछ मुझे दिया वो हक मेहनत था। राजा ने कहा, फिर वही बात, तुमने इस किताब में झूठ लिखा था। एक तो ये गुनाह किया कि इस शख्स को हाजी बना दिया जिसने कोई हज नहीं किया। इससे मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मनव्वरा हर जगह पहुंचा दिया, सारे अरकान हज अदा करा दी। अपने कलम से झूठ लिख लिख के और फिर इसके हराम के पैसे से मुआवजा वसूल कर लिया। ये तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा ही है जैसे कोई शराब बेचने वाला तुम्हें 1 लाख दे कि फ़लाँ पेश इमाम साहब मेरे ख़िलाफ़ बोलते हैं, इन्हें कत्ल कर दो। एक तो कत्ल, वो भी आलिम दीन का, और अदायगी शराब की कमाई से। क्या तुम हक की मेहनत कहोगे? बोलो। राजा ने मुझे आंख मारी और एकदम झुककर शहनाज के पैर पकड़ लिए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं वाकई बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत कमीना हूँ। तुम फरिश्ता हो और मैं शैतान हूँ। मैं हरगिज़ तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारा कुत्ता कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। बस आज के बाद तुम मेरा मनहूस चेहरा कभी नहीं देखोगी। मैं अपनी इस शर्मनाक ज़िंदगी का खात्मा कर लूँगा, नींद की गोलियां खा के सो जाऊँगा हमेशा के लिए। मेरे मरने के बाद तुम किसी अच्छे आदमी से शादी कर लेना। शहनाज की हालत गैर हो गई। इसने राजा को अपनी तरफ खींच लिया। राजा, खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करो, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। ये सब मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी? राजा ने इसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, सच कहती हो? बिल्कुल सच। राजा के ड्रामे ने शहनाज को सख्त जज्बाती कर दिया था। राजा ने इसके दोनों हाथ थाम के चूमे और बोला, अच्छा फिर मैं अपना मरने का प्रोग्राम मुलतवी करता हूँ। फ़िलहाल पारा ज़रा अच्छी सी काफ़ी से बना के लाओ। मैं हंस पड़ा। इस साले का ड्रामाबाज की काफ़ी में जहर मिला के लाना और मग इसके सामने रख के कहना कि पी कर दिखाए। तुम भी बिला वजह मुतासिर हो जाती हो डॉक्टर शहनाज। शहनाज ने झींक कर मुझे देखा और काफ़ी बनाने चली गई। इसके जाते ही राजा मुझ पर बरस पड़ा। अबे मैंने क्या तेरे बाप की जायदाद हथिया ली थी या तेरी घर वाली उठा ली थी? क्यों दुश्मनी करता है मुझसे बिला वजह की? मैंने कहा, यार मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं कहा। उल्लू के पट्टे, इतनी आग लगा के कहता है मैंने कुछ नहीं किया। अबे क्या ज़रूरत थी तुझे इतना सच बोलने की? पेट में दर्द हो रहा था या कहीं और? चुप नहीं रह सकता था। वो तो है बेवकूफ़, बड़ा तीर मारा, चक फाड़ दिया। मैं कल दूसरा बनवा लूँगा। मैंने कहा, महाराजा शहनाज बेवकूफ़ होती तो ना तो कब की तेरे चक्कर में आके बर्बाद हो जाती। जैसे कि ख़ुद को बहुत चालाक और काबिल समझने वाली बहुत सी लड़कियां हुई। ये शहनाज जी का कमाल है कि इसने तेरे जैसे पुराने चक्करबाज को चक्कर में डाल रखा है। मगर यार ये हर वक्त की बकबक और नसीहत महबूबा नहीं, थानेदार बनी हुई है। प्यार से कभी बात ही नहीं करती, हर वक्त मेरे इखलाक और किरदार के पीछे पड़ी रहती है। तंग आ गया हूँ मैं भी। किसी दिन वाकई खुदकुशी कर लूँगा या भाग जाऊँगा। तो रोती रहेगी उम्र भर जैसे अभी रो रही थी। नहीं राजा, तू कहाँ जा सकता है? इसने बड़ी मजबूत जीरों से तुझे जकड़ लिखा है। राजा ने एक ठंडी सांस ली। ये भी ठीक कहा तूने यार, और इसे अपनी खुशकिस्मती समझ। एक औरत है जो तेरा ख्याल रखती है, तुझे संभाल सकती है। बाकी सबको जैसे तू उल्लू बनाता है वैसे ही वो तुझे उल्लू बनाती है। तुझे इंसान बना सकती है तो सिर्फ शहनाज। शहनाज ने काफ़ी का एक मग मेरे सामने रखा और दूसरा राजा को दिया। किसका फ़ोन था रफ़ीक भाई? वो मेरे सामने बैठकर बोली। मैंने कहा, एक दोस्त ने लंदन से किया था। खैरियत तो है ना? आप कुछ अपसेट हैं? शहनाज ने कहा। राजा ने कहा, अपना फ़िका बहुत परेशान है, इसके साथ यक नशुद्ध दोशुद्ध वाला मामला हो गया है। मैंने कहा, तुम तो कुछ भी छुपा नहीं हुआ शहनाज,
तुम जानती हो अब्बा जी ने मुझे अमेरिका क्यों भेजा? राजा बोला, आला तालीम हासिल करने के लिए। मगर जैसा कि शेख सादी ने फरमाया है, हज़रत ईसा का गधा अगर मक्का चला जाए तो हाजी नहीं हो जाता, गधा ही रहता है। मैंने कहा नहीं, ये हालात की मजबूरी थी, मैं इनकी अकलौती औलाद था, वो हरगिज़ मुझे अपनी नज़रों से दूर ना करते। तालीम यहाँ भी हासिल की जा सकती थी, मगर असल मकसद तो मेरी जान बचाना था। ख़ुद पर जबर करके इन्होंने एक गैर जज्बाती मगर बिल्कुल सही फ़ैसला किया। अगर मैं यहाँ रहता तो मुझे यकीन है कि मेरा इंजाम भी वही होता जो मेरे भाई का हुआ था। आज इसकी कब्र के साथ ही मेरी कब्र भी होती। मैंने जवानी के जोश में एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया था जो तबाही की तरफ जाता था, जो बज़ाम खुद मेरे खैर ख्वाह थे और मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त हैं। इन्होंने मुझसे बहुत ऐसे काम कराए जो गलत थे, कानून की नज़र में जुर्म का दर्जा रखते थे। अगर मैं यहाँ रहता तो इनके हाथों ब्लैकमेल होता रहता। मैं इनकी मानता जाता या ना मानता और बगावत पर उतर आता, दोनों सूरतों में मेरा इंजाम वही होता। वो ख़ुद मुझे मार देते या मैं खुद चल के तख्तादार तक पहुँच जाता। चलें, वो बात तो अब पुरानी हो गई। शहनाज ने कहा, नहीं शहनाज, माजी का असेब कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो हर जगह आदमी का ताक़ुब करता। तो क्या वो फिर आपके पीछे पड़ गए हैं? वो बोला। मैंने कहा, मैंने 4 साल अमेरिका में गुजार दिए, अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। इसके बाद लंदन में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, 2 साल अच्छे गुजर गए। अच्छे कैसे ना गुजरते शहनाज, इसके लिए तो दिन ईद और रात शब बारात थी। पूछने वाला कोई नहीं कि फ़ीके पुत्र देसी शराब पीते हो या वलैती या दशकी। राजा ने कहा। शहनाज ने से घूरा, कभी तो सीरियस हो जाया करो। राजा ने कहका मारा, सुनो डार्लिंग, वो दोनों इसकी जान के दर पे हैं, पूछ लो इससे। एक फरियाल ही लंदन में क्या कम थी कि दूसरी मुकाबले पर आ गई। लॉर्ड अर्नेस्ट की दुख्तर नेक अख्तर एलिशिया, इसकी खातिर वो आयशा भी हो गई। अब बेचारा फ़िका क्या करे? मैंने कहा, राजा ठीक कह रहा है, ये ऐसा मसला है जिसका कोई हल मेरी समझ में नहीं आता। मज़ीद मुश्किल ये हो गई कि अब्बा जी ने अपना नादर शाही फरमान जारी कर दिया कि सब छोड़ के पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे नाम किस्मत की लॉटरी निकल आई है और तुम बन गए हो करोड़पति। इसमें तो कोई शक नहीं कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं रफ़ीक भाई। आपको क्या ज़रूरत है परदेश में नौकरी करने की? ये तो खैर ठीक है, मगर मामला बहुत पेचीदा हैं। शहनाज, अब तुम फरियाल को ही लो। अपने पाँव में बेड़ी इसने खुद डाली, सफदर सुल्तान से मंगनी करके। लेकिन यह फ़ैसला करने वाला तो इसका बाप था। नहीं शहनाज, अपने लिए ये अजाब खुद फरियाल ने मोल लिया था। जब सफदर सुल्तान ने इसे पहली बार देखा तो इसके हुस्न पर फरीज़ा हो गया था। फरियाल के कॉलेज में कोई तकरीब थी जिसमें वह मेहमान खुसूसी था। इसने फरियाल को ड्रामे में परफॉर्म करते देखा और तकरीब के बाद इससे मिला तो इसे अपनी फ़िल्म में लीड रोल के लिए ऑफ़र दे दी। अक्सर लड़कियां तो ऐसे ही ख्वाब देखती हैं, इसके लिए बड़े जतन भी करती हैं और ख्वार भी बहुत होती हैं। फरियाल की तो जैसे लॉटरी निकल आई, सारे कॉलेज में धूम मच की कि इसे एक फ़िल्म में हीरोइन के लिए साइन कर लिया गया है। हालांकि मामला सिर्फ ज़ुबान का था। सफदर सुल्तान जैसे अयाश और अबाश दौलतमंदों के हाथ में चांस एक जाल की तरह होता है जिसमें लड़कियां दिन रात फंसी रहती हैं। फरियाल को अपनी होशियारी पर बहुत नाज था और अपने हुस्न पर भी। इसे यकीन था कि पहली फ़िल्म रिलीज़ होते ही वो फिल्मी आसमान का सबसे रोशन सितारा बन चमकने लगेगी। इसके दरवाजे पर फिल्म साज़ों की लाइन लग जाएगी, जिनमें सफदर सुल्तान भी शामिल होगा। सफदर सुल्तान ये खेल तो खेलता ही रहता था। इसने एग्रीमेंट किया और 1 लाख एडवांस भी दे दिया, जो फरियाल के बाप ने वसूल किया, और ठिकाने भी लगा दिया, कुछ शराब में, कुछ बाजारी औरतों पर, और जो स्टूडियो में शिकार ढूंढती फिरती हैं। फरियाल ने सफदर की पेशकदमी के सारे हरबे नाकाम बना दिए तो इसने आखिरी बार आजमाया। इसने फरियाल को शादी की पेशकश कर दी तो फरियाल को बेवकूफ़ बना रहा था। फरियाल ने इसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। इसने कहा कि शादी तो मैं अभी नहीं कर सकती जब तक ये फ़िल्म रिलीज ना हो जाए। सफदर ने ऐसी बहुत सी फिल्मों के ऐलानात पहले भी किए थे जिनकी नई हीरोइन बड़ी आसानी से तरगीब के जाल में फंस जाती हैं। वो एडवांस लेती थी, फिर इसकी कीमत अदा करनी थी और अपने दामन में रसवाई के दाग और दिल में सुपरस्टार बनने की हसरत लेकर रुखसत हो जाती थी। फरियाल ने अभी तक इस करीब भी नहीं फटकने दिया था। इसका दिफाई हिसार तोड़ने के लिए सफदर सुल्तान ने मंगनी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और फरियाल इस खुशफहमी में रही कि मंगनी कोई निकाह तो नहीं है। जब वो शोहरत के आसमान पर होगी तो सफदर जैसे ना जाने कितने इसके पीछे दम हिलाएंगे और वह सबको दुत्कार देगी। सफदर सुल्तान की इस वक्त क्या मजाल होगी कि मंगनी के नाम पर अपना हक जता सके, लेकिन फरियाल के सारे अंदाजे गलत हो गए। अगर सफदर को कुछ नहीं मिला तो फरियाल के हाथ भी कुछ नहीं आया और पैरों में जंजीर बिला वजह पड़ गई। ना फिल्म बनी और ना वो हीरोइन, मगर सफदर से जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। वो एक सियासी वडेरा, ज़मींदार और सनतकार, ख़ुद को हुस्न का शिकारी समझने वाला, इसने अपनी सख्त सुबकी महसूस की। पीठ पीछे इसके हवारी भी मजाक उड़ाने लगे कि कुड़ी काबू ना आई। इस अनापरस्त और अकीना परवर शख्स ने इसे ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया। इसने फरियाल को भी वार्निंग दे दी कि वो ताल्लुकात में मोहतात रहे, क्योंकि अब वो सफदर सुल्तान मिर्ज़ा की मंगेतर है जिससे बिलाखिर इसकी शादी होनी है। फरियाल को तब अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी बुरी तरह फंस गई है। इन सब ने जो फरियाल के साथ मुखलिस थे, इसे समझा दिया था कि वह ऐसी गलती ना करे, मगर इस वक्त वो ऊंची हवा में उड़ रही थी।
इसे अपनी होशियारी पर बहुत भरोसा था। इसने सब कुछ एक ही जवाब दिया कि वो जब चाहेगी मंगनी तोड़ देगी, कोई इससे ज़बरदस्ती तो शादी नहीं कर सकता। और सफदर सुल्तान ने ज़बरदस्ती दिखाई तो वह निमट लेगी। बेवकूफ़ लड़की ये नहीं जानती थी कि सफदर सुल्तान जैसे लोगों से तो कानून भी नहीं निमट सकता, क्योंकि कानून खुद इनका ज़रख़ीज़ रहता है। फरियाल पहले तो बहाने करती रही कि अब मुझे BA करना है, फिर MA। सफदर सुल्तान ढील देता गया कि मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन ये मत भूलना कि तुम मेरी हो। अगर तुमने किसी और की तरफ देखा या किसी ने तुम्हारी तरफ, तो फिर ये मेरी गैरत का मसला बन जाएगा। मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फरियाल ने कहा कि मुझे 2 साल के लिए लंदन जाके फ़ैशन डिज़ाइनर का कोर्स करना है। इसने कहा कि जाओ, लेकिन इसके बाद सिवाय शादी के कुछ नहीं होगा। 4 माह बाद ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। और अब फरियाल क्या कहती है? शहनाज ने फ़िक्रमंदी से कहा। मैंने एक गहरी सांस ली। अब वो चाहती है कि मैं कुछ करूं, और कुछ नहीं कर सकता तो फिर सफदर सुल्तान को कत्ल कर दूं या करवा दूं। शहनाज दम बखुद रह गई। वो पागल तो नहीं है? इसमें क्या शक है कि वो पागल है, और इससे बड़ा पागल मैं हूँ। वरना सिर्फ कह देता कि अपना क्या भुगतो, अपना किया भुगतो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद इसके मामला से कतई लाताल्लुक़ हो के आयशा से शादी कर लेता। मगर फरियाल के सामने मैं बेबस हूँ, वो मुझसे कुछ भी करा सकती है। तो क्या तूने कतई फैसला कर लिया है कि तू सफदर सुल्तान को कत्ल करेगा? राजा ने कहा। यार मैं क्या करूं? फरियाल ने मुझे 4 माह की मोहलत दी है। इसके बाद सफदर सुल्तान से इससे ज़बरदस्ती शादी कर लेगा। वो कहती है कि इसके सिवा दूसरी कोई रास्ता नहीं। अगर मैंने ये काम ना किया तो फिर वो खुद सफदर को कत्ल कर देगी। और इसके बाद मैंने समझाया था इसे, सफदर सुल्तान को कत्ल करना या कराना कोई आसान काम नहीं है, मगर वो समझती है कि आसान है। इसके दिमाग में ऐसे ही सोचता है। इसके दिमाग पर मर्डर स्टोरीज़ का, जासूसी फिल्मों का असर है। कहती है कि यह काम होशियारी से किया जाए तो खैर से हमारी पुलिस कभी सुराग नहीं लगा सकती, मगर शक तो बराह रास्त तुम दोनों पर ही जाएगा। शहनाज ने कहा। जाहिर है जो काम स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसां अकल से लेते हैं वो यहाँ 13 नंबर के चित्तर से हो जाता है। पत्थर भी एतराफ़ जुर्म कर लेते हैं। मैं कहा मुकाबला कर सकता हूँ पुलिस के पुरतशद्दुद हरबों का, लेकिन ये बात इसकी समझ में तब आएगी जब मुझे फांसी हो जाएगी। शहनाज ने दहल के अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। बुरी बात मुँह से ना निकालें रफ़ीक भाई, और हौसला रखें, निकल आएगा इसका भी कोई हल। मैंने कहा मसला सिर्फ फरियाल का ही नहीं है शहनाज, आयशा का भी है। मेरा ख्याल है कि समझाने से वो समझ गई है, या इसने हर मजबूरी को कबूल कर लिया है। इस हकीकत से समझौता कर लिया है कि ना मैं इससे शादी कर सकता हूँ क्योंकि मैं फरियाल का हो चुका हूँ, और ना वो मेरे साथ यहाँ सारी ज़िंदगी गुजार सकती है। इसने तो आपकी खातिर अपना मज़हब तक छोड़ दिया। मैंने कहा वो माँ बाप और घर और वो मुल्क सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मैं इसके जज्बात की कदर ज़रूर करता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो कि जिस शाहाना माहौल में इसने परवरिश पाई है, लंदन की आज़ाद फ़िज़ा और बरतानिया जैसा मुल्क छोड़ के पाकिस्तान में रह सकती है। मेरा ख़ानदान तो खासा दकियानूसी है। इखलाकी और माशरती कदरों के एतबार से अभी तक शायद 19वीं सदी का माहौल है। क्या वो मेरे घर की 4 दीवारी में वो ज़िंदगी गुजार सकती है जो मेरी माँ ने गुजारी? इसके लिए पागलपन की इंतहा तो ये है कि मेरे साथ आने के लिए इसने वीज़ा ले लिया था और अपनी सीट भी बुक करा ली थी। शहनाज फिर दम बखुद रह गई। अच्छा फिर आई क्यों नहीं? ज़ाहिर है मैंने रोक दिया। मेरा ख्याल था कि कुछ अरसे बाद इस जज्बाती सदमे का असर बाकी नहीं रहेगा। वक्त सबसे बड़ा दर्द माँ है। लेकिन अभी फ़ोन पर लंदन से मेरी एक कुलीग ने बताया है कि आयशा की वजह से इसके वालिदैन बहुत परेशान हैं। इसकी माँ हमेशा से मेरी मुखालिफ बल्कि दुश्मन रही है, और बेटी के साथ मेरे मामले में इसका रवैया गैर हमदर्दाना है। अब वहाँ वालिदैन अपनी मर्ज़ी तो चला नहीं सकते। लड़की खुद मुख्तार है, बाप की कंपनी भी अच्छे ओहदे पर है, तालीम याफ्ता और ज़िम्मेदार है। माँ की इससे लड़ाई हुई और वो गुस्से में घर से चलेगी, ना जाने कहाँ।